आओ फॉर हिंदी। जब मैक्स स्पेशल फोर्स क्लास द्वारा क्षतिग्रस्त लाइन मेचा पर काम कर रहा होता है, तभी उसका सिस्टम तय करता है कि उसे अपग्रेड की जरूरत है। ज्यादातर अल्फा रैंक यूजर्स को अपने स्कूल जीवन में किसी न किसी मोड़ पर एक अतिरिक्त फंक्शन मिलेगा, क्योंकि यह 50 पॉइंट्स के बाद उपलब्ध होता है और दूसरा संभवतः 100 पॉइंट्स के बाद। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें क्या मिलेगा। फंक्शन सक्रिय करना। नया सिस्टम फंक्शन जोड़ा गया, यूनिट ऑप्टिमाइजेशन। ये सिस्टम उपयोगकर्ता को उनकी मेचा यूनिट के सर्वोत्तम प्रदर्शन को बनाए रखने में सहायता करेगा। सक्रियण के लिए स्पर्श आवश्यक है। मैक्स कुछ देर तक नोटिफिकेशन देखकर हैरान रहता है, सोचता है कि आखिर सिस्टम उसके लिए क्या करेगा। लेकिन जब वह अगले लाइन मेचा पर सिस्टम डायग्नोस्टिक चलाने के लिए स्क्रीन को छूता है, तो उसके दिमाग में एक नया इंटरफेस खुल जाता है, मानो कोई हेड्स अप डिस्प्ले हो। 42 दोष पाए गए। दक्षता 37% कम हो गई। अब सही है। मैक्स ये देखने का निर्णय करता है कि सिस्टम क्या कर रहा है। तभी उसके खून की एक बूंद, फिर एक और, तथा तीसरी बूंद उसकी उंगलियों से स्क्रीन पर गिरती है और तुरंत ही उसमें समा जाती है। कुछ ही सेकंड में क्षतिग्रस्त आंतरिक भाग फिर से साफ हो जाता है। इसलिए मैक्स ये देखने के लिए यूनिट से बाहर निकलता है कि अभी क्या किया जाना बाकी है और उसके सिस्टम को बनाने वाले नैनोबॉट स्वयं क्या कर सकते हैं। वह देखता है कि तार और हाइड्रोलिक होस खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं, और तभी उसके दिमाग में एक सूचना आती है जो उसे बताती है कि किन कवच प्लेटों और यांत्रिक पुर्जों को बदलने की जरूरत है। मैक्स बस सूची का पालन करता है और क्षतिग्रस्त पुर्जों को तब तक बदलता रहता है जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए। अनुकूलन पूर्ण। यह एक अद्भुत कार्य है। ये केवल बुनियादी मरम्मत ही कर सकता है, जैसे टूटे तारों को फिर से जोड़ना और मौजूदा सामग्री का उपयोग करके नली की मरम्मत करना, लेकिन इसकी निदान क्षमता ही इसे और भी बेहतर बनाती है। इस इकाई को शुरू करने से पहले उसे इसका सिस्टम परीक्षण करना होगा, इसलिए मैक्स कॉकपिट में खुद को बांध लेता है और इकाई को चालू कर देता है। नियंत्रण उसी क्षण काम करने लगते हैं जब वह चाहता है। पुराने प्रोग्रामों और दशकों पुराने पैच किए गए सॉफ्टवेयर की सामान्य देरी का कोई संकेत नहीं। अंदर की रोशनी बिल्कुल सही है, और जब वह इसे दुकान के चारों ओर परीक्षण के लिए ले जाता है, तो नियंत्रण बिल्कुल उसकी पसंदीदा संवेदनशीलता पर होते हैं। संक्षेप में, यह इकाई एकदम सही है, असेंबली लाइन से निकलने के दिन से भी बेहतर और उसकी अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित। उच्च गुणवत्ता वाले मेचा में यह अंतर और भी ज्यादा होगा। उसकी गति और निपुणता शायद अद्भुत न हो, कम से कम अभी तक तो नहीं, लेकिन इस समय ये लगभग कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सिस्टम ने इकाई को उसकी पसंद और क्षमता के अनुसार अनुकूलित कर दिया है। कर्नल ब्लैक, मेरे पास अंतिम जांच के लिए एक और यूनिट तैयार है, मैक्स कहता है, और जमीन पर कूदने के लिए दरवाजा खोलता है, और कर्नल उसके काम की दोबारा जांच करने के लिए आता है। कर्नल के लिए यह इकाई पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह मैक्स के लिए अनुकूलित है, न कि उसके लिए, लेकिन मरम्मत की गुणवत्ता तुरंत स्पष्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया काम कैडेट, तुमने सॉफ्टवेयर के साथ जो भी किया है वह बिल्कुल सही काम कर रहा है। स्कूल के मुख्य मैकेनिक और प्रिंसिपल से तारीफ मिलना मुश्किल है, इसलिए मैक्स कुछ देर इस पल का आनंद लेगा जबकि वह दूसरी यूनिट पर काम शुरू कर रहा है। ये यूनिट पूरी तरह से निष्क्रिय है, ये बूट भी नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही मैक्स इसे छूता है, सिस्टम फंक्शन फिर से सक्रिय हो जाता है। इकाई निष्क्रिय। आपातकालीन निदान करना। समाधान। निदान शुरू करने के लिए पावर कैपेसिटर 7A बदले और पावर सर्किट को साइकिल करें। मैक्स निर्देशों का पालन करता है और जल्द ही यूनिट चालू हो जाती है। यूनिट ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी, लेकिन पावर रिले में कैपेसिटर फटने से वह खराब हो गई और मेचा की सारी बिजली कट गई। इस बार मैक्स उसे अपने लिए ऑप्टिमाइज नहीं करता, बस नुकसान की मरम्मत करता है और उसे आगे भेज देता है। आखिरकार उसे अपने सिस्टम से एक सच्चा फायदा मिलता है, न कि सिर्फ अल्फा रैंक वाला विशेषाधिकार प्राप्त खेल का मैदान जिसके साथ उसने जिंदगी की शुरुआत की थी। इसकी गिनती शायद ही की जा सकती है, क्योंकि वह अपनी कक्षा में अकेला ऐसा नहीं है जो सिस्टम की इस स्तर की अनुकूलता का दावा कर सके। मैक्स अपनी क्षमता का परीक्षण करने में कुछ और दिन बिताता है, उसके बाद उन्हें अंततः कोविड क्लास मेचा पर प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति मिलती है। यह उसके नए सिस्टम के काम करने का पहला वास्तविक परीक्षण होगा, जिसमें वह इसे लाइव फायर रेंज में एक असली मेचा के अंदर इस्तेमाल करेगा। अकादमी के पास कोविड क्लास के लिए पूर्ण विसर्जन प्रशिक्षक नहीं है जो आपके शरीर को लाइन मेचा की तरह प्रशिक्षित करते हैं, और एक बार जब आप नियंत्रण सीख जाते हैं, तो वीआर सिम्युलेटर के अंदर सीखने के लिए और कुछ नहीं बचता। इसलिए जनरल टेनेंट ने उन्हें कोविड क्लास मेचा के साथ लाइव फायर रेंज पर प्रतिदिन 3 घंटे बिताने के लिए नियुक्त किया है,
जो आमतौर पर कर्मचारियों के लिए आरक्षित होता है, और गोला बारूद की लागत बचाने के लिए आयन राइफलों से लैस होता है। दोनों कैडेट्स समझते हैं कि उन्हें इन यूनिट्स को हुए किसी भी नुकसान की मरम्मत करनी होगी, इसलिए उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, लेकिन इससे उनका उत्साह कम नहीं होगा। जब वे खुद को बांधते हैं और अपना मेचा बूट करते हैं, तो मैक्स अपने सिस्टम के आंकड़े देखने के लिए कुछ समय निकालता है। संगतता निर्धारित रैंक के प्राथमिक विशेषता STR 2.5x संशोधक, STR2 जोड़ 70%, DEX2 जोड़ 24%, SPD2 जोड़ 24%, जन्मजात प्रतिभा मन पढ़ने की क्षमता, अतिरिक्त फंक्शन यूनिट ऑप्टिमाइजेशन सक्रिय, उपयोग के लिए अनुकूलित इकाई। भद्दे और साधारण लाइन मेचा की तुलना में कार्वेट श्रेणी की मशीनें बेहद खूबसूरत हैं। 5 मीटर ऊंची, ये मशीनें बहती रेखाओं और कठोर किनारों का एक आदर्श मिश्रण है। इनका धड़ लाइन मेचा जितना ऊंचा नहीं है और इनका आकार ज्यादा मानवीय है, क्योंकि पावर प्लांट को पायलट के नीचे की बजाय पीछे की ओर स्थानांतरित कर दिया गया है, और ज्यादा व्यापक रूप से वितरित सेंसर सिस्टम के लिए सिर को हटा दिया गया है। इन मॉडलों में मानक मानव जैसे हाथ होते हैं और इनके दोनों कंधों पर आयन ब्लास्टर और फ्लैक राइफलें होती हैं, जिनके लिए अकादमी प्रशिक्षण के दौरान गोला बारूद उपलब्ध नहीं कराती। हालांकि ये उड़ नहीं सकते, लेकिन थ्रस्टर की सहायता से ये लंबी दूरी तक छलांग लगा सकते हैं। अकादमी में ये बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि अगर कोई कैडेट कोई गंभीर गलती करता है, तो शिक्षक इन्हें बीच में रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैक्स और निको लाइव फायर कोर्स की अगल बगल की लेन में एक दूसरे के बगल में खड़े हो जाते हैं और जनरल टेनेंट बिना किसी चेतावनी के ये दृश्य शुरू कर देते हैं, जिससे उनके मेचा पर गोलियों की बौछार होने लगती है। फुर्तीली कार्वेट क्लास यूनिट ठीक वैसा ही जवाब देती है जैसा मैक्स चाहता है। उसे एक बैरिकेड के पीछे नजरों से ओझल कर देती है और फिर दूसरी तरफ घूमकर पहले डमी पर गोली चलाती है। गोली सही लगती है और आने वाली आग इतनी धीमी हो जाती है कि मैक्स अगले बिंदु पर जा सकता है और बुर्ज के 2 और डमी को मारने के लिए एक कोण बना लेता है। इन्हें अकादमी लाइन मेचा जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन असल में ये सिर्फ ऊर्जा सोखने वाली एब्लेटिव प्लेटिंग और कम शक्ति वाली आयन राइफल हैं। उसके शॉट उन्हें असल में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस उनके सिस्टम को ट्रिगर करके उन्हें रन के लिए निष्क्रिय कर देंगे, लेकिन उनके हथियार उसके मेचा पर युद्ध के निशान जरूर छोड़ देंगे, जिन्हें अगर वे उसे लगे तो उसे बाद में ठीक करना होगा। सबकी याददाश्त में झांकने की क्षमता अब काम आ रही है, क्योंकि उसका मेचा ठीक वही करता है जो वह चाहता है। प्रशिक्षक इस मेचा को अच्छी तरह जानते हैं, सैद्धांतिक रूप से इसकी क्षमताओं के बारे में सब कुछ जानते हैं, और अपने नए सिस्टम फंक्शन के साथ मैक्स इसे पूरी तरह से परास्त कर सकता है। कोर्स के अंत में निको की हिट दर 95% के सम्मानजनक स्तर पर रही और उसे 10% से भी कम नुकसान हुआ, जो उसके पिछले सभी परीक्षणों के उत्कृष्ट परिणामों के बराबर था। दूसरी ओर मैक्स ने बिल्कुल सही अंक प्राप्त किए, पूर्ण सटीकता, कोई नुकसान नहीं, और लगभग पूर्ण दक्षता और कोर्स के दौरान समयबद्धता न्यूनतम व्यर्थ गति के साथ। निको नतीजों को उदास मुस्कान के साथ देखती है, लेकिन फिर भी अपनी दोस्त को एक खुशनुमा ताना मारती है। लगता है मेरी शुरुआती बढ़त बर्बाद हो गई। जब हम रिपेयर ट्रेनिंग पर काम कर रहे थे तब तुम अच्छी हो गई थी। क्या इसे ही पुरुष लाभ कहते हैं? पायलटिंग रैंक्स में यह एक स्वीकार्य बात थी। ये प्रणाली सभी शरीरों को एक जैसा अनुकूलित नहीं करती थी और महिला पायलटों की ताकत और गति कम होती थी, लेकिन पुरुषों की तुलना में उनकी निपुणता ज्यादा होती थी। मैक्स को ठीक से पता नहीं था कि निको अब किस स्तर पर है, लेकिन जैसे जैसे वह समझ रहा था, अंतर कुल 100 बोनस अंकों के बाद शुरू हुआ और अभिजात वर्ग के रैंकों में और भी स्पष्ट होता गया। इस कारण बहुत अधिक श्रेष्ठ महिला पायलट अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन सही सिस्टम फंक्शंस के साथ ऐसी कोई वजह नहीं थी कि कैप्लर किंगडम की उन्नत चिकित्सा द्वारा ठीक की जा सकने वाली गंभीर चोट के अलावा निको जैसी अल्फा रैंक वाली कैडेट विशेष बल प्रशिक्षण के लिए अर्हता प्राप्त न कर सके और सफलतापूर्वक उसे पूरा न कर सके। मैक्स को पहले स्थान पर पूर्ण सफलता मिलने से उसे उन सभी तरीकों की एक कड़वी मीठी याद आ गई, जिनसे उसने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के दौरान उसे ताना मारा था, जहां अब तक उसे स्वाभाविक लाभ प्राप्त था। बुरा नहीं कैडेट्स, लेकिन अपने कदमों का ध्यान रखें। कॉवेट क्लास लाइन मेचा से कहीं ज्यादा फुर्तीला है, लेकिन जमीन ज्यादा स्थिर नहीं है, इसलिए तेज चाल से आपका ट्रैक्शन कम हो सकता है और पूरा मेचा जमीन पर गिर सकता है। खासकर आप कैडेट मैक्स। शूटिंग की स्थिति में स्थिर रहने के लिए आप अपने शरीर को झुकाना पसंद करते हैं, लेकिन इससे एक पैर पर बहुत दबाव पड़ता है। नर्म रेत या कीचड़ में ये खतरा हो सकता है। अब फिर से शुरू करें। जनरल हर दिन कठिनाई बढ़ाता जा रहा है, साथ ही उनके प्रशिक्षण केंद्र में गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता जा रहा है,
जिससे दोनों कैडेट्स अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं, जब तक कि आखिरकार निको टूट नहीं जाती। मानसिक रूप से नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के दौरान सचमुच उसकी बांह टूट जाती है, जब उसकी हड्डियों का घनत्व बढ़ती ताकत और गुरुत्वाकर्षण के अत्यधिक दबाव को झेल नहीं पाता। सिस्टम ने उसे यथासंभव अनुकूलित किया है या करेगा, और उसका शरीर अपनी वयस्क अवस्था के चरम पर पहुंच गया है, कम से कम तब तक जब तक वह 150 बोनस अंक तक नहीं पहुंच जाती और सिस्टम उसे किसी तरह से फिर से उन्नत करने के लिए उपयुक्त नहीं समझता। हालांकि यह अपग्रेड हमेशा शारीरिक नहीं होता। हाँ, यह अक्सर किसी बेस स्टेट या कई बेस स्टेट के लिए एक बोनस होता है, लेकिन कैप्लर किंगडम के पायलटों के प्रशिक्षण में एक या एक से ज्यादा अतिरिक्त सिस्टम फंक्शंस हासिल करना भी एक आम बात है, अक्सर उनकी यूनिवर्सिटी परीक्षा से ठीक पहले, बशर्ते उनकी प्रगति पाठ्यक्रम की अपेक्षित दरों के अनुसार हो। अगले कुछ दिनों में निको ठीक हो जाती है, नैनोबॉट्स की मदद से उसकी चिकित्सा में तेजी आती है, लेकिन मैक्स को अकेले ही प्रशिक्षण लेना पड़ता है, सिवाय इंक्विजिटर वुल्फ के साथ सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों के। निको अब अपनी चोट और पूरी तरह ठीक होने तक बार बार चोट लगने की संभावना के कारण सैद्धांतिक कक्षाओं में अतिरिक्त समय बिता रही है, जबकि मैक्स जनरल टेनेंट के अधीन पायलटिंग कक्षाएं जारी रखे हुए है। मैक्स को वास्तव में यह एहसास नहीं था कि वह प्रतियोगिता पर कितना निर्भर था और उसे कुछ साबित करना था, जब तक कि उसे ये सब अकेले ही नहीं करना पड़ा। कैडेट, ये उदास चेहरा क्यों? क्या आप लोग कमिसार ट्रेनिंग के दौरान और क्लास के बाद भी एक दूसरे से काफी मिलते होंगे? जनरल टेनेंट मजाक करते हैं जब वे मैक्स के मेचा को रोजाना रखरखाव के लिए वापस लाते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो बस यही साबित करना चाहता था कि मैं भी उस कैडेट जितना ही अच्छा हूं, जो जन्म से ही सभी खूबियों के साथ पैदा हुआ था। प्यार करने वाला परिवार, कुलीन विरासत, अल्फा रैंक सिस्टम और साथ ही उसकी अद्भुत जन्मजात प्रतिभा। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कर लिया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या इसका कोई मतलब है जनरल? जनरल टेनेंट अपनी यादों में खोए कैडेट की ओर समझदारी से सिर हिलाते हैं। जब मैं सेना में भर्ती हुआ था तब भी तुम्हारे जैसा ही एक कैडेट था। उसमें क्षमता और जोश था, बस इतना ही। मैं मेचा पायलटों की विरासत में पैदा हुआ था। वह मुझे हर दिन एक बेहतर पायलट बनने के लिए प्रेरित करता था, ताकि मैं उससे एक कदम आगे रह सकूं। फिर एक दिन वह कामयाब हो गया, उसकी यूनिट ने अपना निर्धारित स्थान बचा लिया, जबकि मेरी यूनिट पीछे धकेल दी गई और उसे मजबूत करना पड़ा। लेकिन जब हमारे कमांडर को लग रहा था कि आप अभी ऐसे ही हैं, तो उन्होंने उन्हें एक सलाह दी थी। आप भले ही आगे हों, लेकिन जिंदगी तब तक नहीं जीती जाती जब तक आप मर नहीं जाते। उनकी स्थानीय बोली में इसका अनुवाद थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन उनका मतलब था कि अब आप उनकी जगह पर हैं, और आप ही हैं जिनका पीछा करके आप सर्वश्रेष्ठ होने का खिताब बचा रहे हैं। अगर आप एक पल के लिए भी ढिलाई बरतेंगे, तो वह आपसे ये खिताब छीन लेंगी, इसलिए आपको हर दिन बिना किसी चूक के खुद को सर्वश्रेष्ठ पायलट और कमांडर बनाना होगा। मैक्स को आमतौर पर चुप रहने वाले जनरल से जीवन का कोई गहरा सबक मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसे उस दर्शन को समझने में थोड़ा समय लगा। फिर उसके मन में एक सवाल आया, वह पायलट अब कहाँ है? हम अपनी अकादमी के बेशकीमती कोविड क्लास मेचा में से एक लाने का इंतजार कर रहे हैं। अब जल्दी करो, वरना कर्नल हम दोनों को देर से आने के लिए डांटेंगे। जनरल टेनेंट सही थे। जिस क्षण कैडेट निको को लाइव फायर ट्रेनिंग में वापस लौटने की अनुमति मिली, मानो उसके अंदर एक आग सी जल उठी हो, ताकि वह शीर्ष पर अपनी जगह वापस पा सके और खुद को साबित कर सके कि वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ बराबरी कर सकती है। मैक्स ने शुरुआत में हैंडीकैप के साथ शुरुआत की थी और उसे पकड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन निको ने अभी अभी अपनी क्षमता पर काम करना शुरू किया है। हालांकि मेचा के सिस्टम से सीधे जुड़ने की उसकी क्षमता को कम करके नहीं आंका जा सकता। वह अच्छी है और अभ्यास के साथ और बेहतर होती जा रही है। मैक्स के पास भले ही पूरी तरह से अनुकूलित मेचा हो, लेकिन उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अभी भी कड़ी मेहनत करनी होगी। सेमेस्टर शांतिपूर्वक बीतता है क्योंकि वे प्रोविजनिंग, अनुशासन, मरम्मत और विमान चालन की सभी बुनियादी बातों में महारत हासिल करते हैं और कुशल अधिकारी कैडेट बनने का प्रशिक्षण लेते हैं। लेकिन कैप्लर साम्राज्य में सब कुछ शांत नहीं है। बाहरी लड़ाइयां साम्राज्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है, और जनरल टेनेंट और इंक्विजिटर वुल्फ दोनों जानते हैं कि यहां उनका समय सीमित है। यदि वे इन कैडेटों को जनरल के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जब उन्हें अनिवार्य रूप से जाने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो उन्हें रास्ता खोजने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और कैडेटों को खुद को साबित करना होगा। यह अध्याय एक पूर्वावलोकन है। यदि आप अधिक तेज और अद्यतित अध्याय देखना चाहते हैं, तो कृपया अधिक सामग्री के लिए देखें। मैं डूब चुका था।
कुलीन शाही राजनेताओं ने उसे खास तौर पर यह साबित करने के लिए यहाँ भेजा था कि बूढ़ा जनरल अब ड्यूटी के लायक नहीं रहा। उसे बच्चों का प्रभारी बनाना एक आपदा थी, और नौकरशाहों को यकीन था कि वह या तो असफल हो जाएगा या नशे में धुत होकर इतना हिंसक हो जाएगा कि उसे कमान से मुक्त किया जा सकेगा और उसके फालेंक्स क्लास मेचा को अभिजात वर्ग और नौकरशाही के प्रति अधिक वफादार पायलटिंग टीम को पुनः आवंटित किया जा सकेगा। लेकिन इसके बाद जब 2 प्रथम वर्ष के कैडेटों ने उसके प्रशिक्षण में कुछ ही महीनों में योग्यता परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली, तो ओवरसियर अपने वरिष्ठों को क्या रिपोर्ट करे। उसका सबसे अच्छा दांव यही था कि इस खबर को दबा दिया जाए और योजना बनाने के लिए समय मिल जाए। अगर वह फालेंक्स क्लास मेचा जनरल टेनेंट के वफादार छात्रों को मिल जाता है तो वे सीधे राजशाही के वफादार होंगे, जैसा कि मूल समझौते में तय था, न कि स्थानीय अभिजात वर्ग द्वारा उसके नाम पर चलाई जाने वाली क्षेत्रीय सरकारों के। जब केपलर साम्राज्य की स्थापना हुई तो सभी फालेंक्स वर्ग और शक्तिशाली मेचा ने सबसे पहले राजतंत्र के प्रति वफादारी की शपथ ली थी। इसलिए अब जब सरकार में ऑब्जर्वर के वरिष्ठ अधिकारियों को लगता है कि राजतंत्र प्रचलित हो गया है और उसकी जगह अभिजात वर्ग और उनकी सदियों पुरानी शासन व्यवस्था द्वारा संचालित छोटी छोटी जागीरें ले लेंगी, तो उस वफादारी को मिटाना होगा। लेकिन यह आसान नहीं है। पायलट परंपरा और कानून दोनों के अनुसार अपने उत्तराधिकारी चुनते हैं। युवा पीढ़ी को तैयार करना ही उनके पास सबसे अच्छा मौका है, या फिर इन प्रतिष्ठित मशीनों को दूर दराज के गश्ती दल पर भेज देना ताकि वे समय पर वापस न आ सके और राजशाही को खत्म होने से बचा सके। ओवरसियर को अपने विचारों में कोई शांति नहीं मिलती और अंत में वह बत्ती बंद होने से पहले ही शराब पीकर अच्छी नींद ले लेता है। जबकि ऑब्जर्वर महंगी विस्की के कारण अपने भाग्य पर विलाप कर रहा था, जनरल टेनेंट कैडेटों के प्रशिक्षण में तेजी लाने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना बना रहे थे। उसने जो सोचा है वह एक प्रशिक्षण मिशन है। जंगलों में कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं, बल्कि 6 महीने का एक ड्यूटी टूर, जहां वह अकेला उनकी देखरेख करेगा और जहां वह उन्हें शाइनिंग डार्कनेस पर कब्जा करने के लिए जरूरी प्रशंसा अर्जित करने में मदद कर सकेगा, इससे पहले कि राजनेता उसे जनरल टेनेंट के कब्जे से छीनने का कोई रास्ता निकाल लें। अकादमी के अंदर ओवरसियर और दूसरे डबल एजेंट्स की हरकतें जनरल के लिए कोई रहस्य नहीं है। प्रतिष्ठित फालेंक्स क्लास मशीन के सेंसर कोई मजाक की बात नहीं है। वह अकादमी में होने वाली हर चीज का पता लगा सकता है, वरना वह हर रात अपने मेचा में क्यों सोना पसंद करेगा, जबकि उसे एक आलीशान वीआईपी सूट और बेस स्टाफ मिल सकता है जो उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। वह बेड़े के एक जहाज से संपर्क करने में कामयाब रहा है जो केपलर नौसेना के पायलटों के लिए नियमित प्रशिक्षण गश्त पर है, जिसमें न्यूनतम चालक दल है और जिसका वास्तविक खतरे में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। बस यही तो वह चाहता है, कुछ जमीनी उतार चढ़ाव जिनकी रिपोर्टें तैयार की जा सके और आधे साल की शांति। जहाज का कप्तान शाइनिंग डार्कनेस को जहाज पर लेकर बहुत खुश है। फालेंक्स क्लास मेचा पूरे साम्राज्य के लिए सौभाग्य का प्रतीक है और कर्नल ब्लैक ने अपने कैडेटों को मिशन पर ले जाने के जनरल के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। कर्नल मौजूदा हालात को अच्छी तरह समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका अंजाम कभी इतना बुरा न हो। गृहयुद्ध के बिना भी उनके पास काफी दुश्मन हैं। अगली सुबह अधिकांश प्रशिक्षक जनरल टेनेंट के नेतृत्व में 2 कैडेटों को कार्वेट क्लास मेचा पर अभ्यास करते देखने के लिए व्यूइंग डेक पर एकत्रित हुए तथा ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उनके एकांतवासी छात्र कितनी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। मेका तैयार, हथियारों की जांच करें। कैडेट निको पूरी तरह हरा, हथियार जांच के लिए तैयार। कैडेट मैक्स सभी हरे, हथियार जांच के लिए तैयार। 3, 2, 1 में प्रक्षेपण के लिए तैयार। दोनों ने शुरुआती क्षेत्र से तेज गति से दौड़ लगाए और आने वाली गोलाबारी का सामना करने से पहले ही लक्ष्यों के पहले सेट को ध्वस्त कर दिया। कैडेट निको इस दौड़ में सामान्य से थोड़ा ज्यादा आराम से चल रही है, क्योंकि वह चोट से उबरने के बाद खुद को कोई अनावश्यक मरम्मत नहीं करवाना चाहती। ये लाइन मेचा क्वालिफिकेशन से काफी तेज है, लेकिन ज्यादा फुर्तीली मशीन को उसकी सीमा तक धकेलने के करीब भी नहीं है। उसके बगल में कैडेट मैक्स बहुत ही कुशल तरीके से कार्य कर रहा है, लेकिन वह अपने छिपने पर जोर दे रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह पूरी तरह से उपलब्ध कवर के पीछे है। ये 2 परफेक्ट रन हैं। कंट्रोल रूम में किसी ने आह भरी। साथ साथ ऐसा लग रहा है जैसे प्रशिक्षकों को प्रदर्शन करते हुए देख रहे हों। मुझे नहीं पता कि मैं जनरल को ऐसी प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए चुनना चाहता हूं या बाकी लोगों को प्रशिक्षित न करने के लिए उन्हें लात मारना चाहता हूं, मेजर पेन गुर्राते हुए कहते हैं। अब अमांडा, तुम्हें पता है कि तुम रैंकिंग अधिकारियों को लात नहीं मार सकती, इंक्विजिटर वुल्फ ने धीरे से कहा और तुरंत उसकी पीठ पर एक लात पड़ गई। मैंने कहा था कि लात नहीं मारनी है, बिल्कुल नहीं मारनी है।
वह कमरे में नाचते हुए हंसता है क्योंकि उसे यहाँ प्रशिक्षकों की दोस्ताना बातचीत में आनंद आता है, जबकि उसकी उपस्थिति से आमतौर पर संदेह और भय पैदा होता है। लेकिन अब वे सबसे मुश्किल हिस्से में हैं। क्या आपको लगता है कि वे 90% के निशान पर कैडेट्स के पीछे आने वाले घात वाले लक्ष्य पर ध्यान देंगे? ध्यान न दिया गया लक्ष्य चूका हुआ लक्ष्य होता है, जो इन दोनों कैडेटों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही वह बिंदु है जब कई अन्य कैडेट पहले के लक्ष्यों पर अपना अवसर गंवाकर अपनी दौड़ में असफल हो जाते हैं। दोनों मेचा एक दूसरे के बगल में हैं और 90% के निशान पर पहुंचते ही घात लगाने वाला ड्रोन बाहर आ जाता है। कैडेट मैक्स मुड़ता भी नहीं, बस अपना कंधा घुमाकर पीछे की ओर निशाना साधता है और उसे उड़ा देता है। कैडेट निको ने एक पल बहुत देर से देखा, घात से बचने के लिए अभी भी समय था, लेकिन ड्रोन उस पर निशाना लगाने से पहले ही छिपकर पीछे चला गया था और उसे या तो उसे ढूंढने में काफी समय बर्बाद करना होगा या फिर चूके हुए निशाने के साथ दौड़ जारी रखनी होगी। निको चूक का रास्ता चुनती है, अंतिम समूहों में पहुंचती है और कोर्स पूरा करती है। कैडेट निको, आप जानते हैं कि सभी लक्ष्यों पर निशाना लगाना प्रथागत है ना? जी हाँ सर, इस कैडेट को पता है कि वे एम्बुश ड्रोन को मार गिराने में नाकाम रहे सर। 0 चूके हुए शॉट, 0% क्षति, 1 निशाना चूका। कैडेट, संतोषजनक स्कोर। अब जब हमने तुम्हारे लापरवाह निशानेबाजी पर बात कर ली है, तो मुझे ये बताओ, क्या तुम आराम से टहलने निकले थे? अपने नाखून संवारने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। उस शांत चाल वाली कैडेट को क्या हो रहा है? जनरल टेनेंट भौंकते हैं, जिससे कंट्रोल रूम में सभी हंस पड़ते हैं। उसकी चाल अभी भी वास्तविक कोवेट क्लास क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी गति से 1/3 ज्यादा थी। सर, इस कैडेट को पिछला मेचा बहुत कमजोर लगा और वह अकादमी की संपत्ति को और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था सर। तो फिर हमें तुम्हें बिना चोट पहुंचाए दौड़ना सिखाना होगा कैडेट। इस पाठ के लिए बस इतना ही, हैंगर में जाकर अपना मेचा वापस कर दो। वह कहता है, ठीक है ठीक है। स्कोर कार्ड देखकर मेजर पेन का गला रुंध जाता है। कैडेट मैक्स, बुरा तो नहीं, लेकिन कवर में समय बर्बाद करते हुए तुमने पीछे से गोली लगने से लगभग बच निकले। अंदर जाओ, काम पूरा करो और बाहर निकल जाओ। कोवेट क्लास मेचा तेज अटैक करने वाले मेचा होते हैं। मैं समझ गया जनरल, बहुत बढ़िया, अब बाहर जाओ और अपनी अगली कक्षा के लिए नहा लो। जनरल ने उसे विदा किया और दूसरा कार्वेट क्लास मेचा कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग हैंगर की ओर चला गया, जहां उसकी सर्विसिंग की गई और उसे शाम के लिए रख दिया गया। 0 चूके हुए शॉट, 0 चूके हुए निशाने, 0 क्षति, एकदम सही रन। प्रशिक्षकों को अवलोकन कक्ष से वापस आते हुए सुनकर ओवरसियर चुपचाप अपने वरिष्ठों के साथ बातचीत समाप्त कर देता है। कैडेटों ने अभी अभी अपनी दौड़ पूरी की है। वह थोड़ी देर के लिए सोचता है कि उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर वह इस विचार को अपने मन से निकाल देता है। 1 हफ्ता और वे एक ऐसे इंक्विजिटर को भेज सकते हैं जिसे उन्होंने अपने काम के लिए नियुक्त किया है। शाही लेखा परीक्षक, जिन्हें इंक्विजिटर कहा जाता है, एक कठोर समूह है, लेकिन उनकी भी कुछ कमजोरियां हैं। किसी ने इन्हें ढूंढ लिया है और उन्हें जनरल को जबरन रिटायरमेंट देकर उसके मेचा पर अभिजात वर्ग का नियंत्रण दिलाने के लिए भर्ती किया है। जैसे ही ओवरसियर अपनी कॉल समाप्त करता है, जनरल टेनेंट अपनी कॉल शुरू करते हैं। समय आगे बढ़ाओ, जरूरत पड़ने पर मेरे कमांड कोड इस्तेमाल करो। हम आज ही निकल रहे हैं। कैडेट निको और मैक्स अपनी उधार ली गई कोवेट क्लास मेचा को अकादमी शस्त्रागार में वापस करने से पहले अंतिम जांच कर रहे थे। दोनों बहुत उत्साहित थे, डायग्नोस्टिक स्कैन करते समय एक दूसरे के साथ हंस रहे थे। उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली, सिवाय थोड़े से ईंधन की कमी और थोड़ी अतिरिक्त गंदगी के। हे निको, तुम्हें क्या लगता है ये फील्ड ट्रिप कैसी होगी? क्या हम सिर्फ निरीक्षण करेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि वे हमें क्रू के साथ लाइव ट्रेनिंग करने देंगे? मैक्स ने जनरल टेनेंट के साथ 6 महीने की ऑफ वर्ल्ड फील्ड ट्रिप की सूचना को उत्साह से पढ़ते हुए पूछा, जो उसे अभी अभी मिली थी। मुझे यकीन है कि ट्रेनिंग होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि जनरल टेनेंट किसी कैडेट को पूरे 6 महीने के दौरे के लिए ढील दे सकते हैं? ये तो बेतुकी बात है। मैं शर्त लगाता हूं कि अगर सुरक्षित माहौल में गश्ती दल होगा, तो शायद वो हमें जहाज से भी उतार देंगे। अकादमी की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बुनियादी प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में विशेष बल कैडेटों के लिए 7वें वर्ष की कक्षाओं की तरह ये दुर्लभ व्यावहारिक अनुभव क्षेत्र यात्राएं आमतौर पर इसी तरह होती थीं। जहाज पर प्रशिक्षण, फिर किसी निर्जन चंद्रमा पर गश्त, और फिर अपने अनुभव का बखान करने और अपने अंतिम सेमेस्टर शुरू करने के लिए वापस लौटना।
हालांकि हर स्नातक वर्ग को ऐसा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उनके ग्रह को इतनी कम प्राथमिकता दी गई थी कि उन्हें बेड़े के जहाज का उपयोग करके वार्षिक भ्रमण के लिए मंजूरी नहीं मिल सकी। निर्धारित यात्रा का उद्देश्य उन्हें और स्नातक विशेष बल वर्ग को एक जंगली दुनिया में ले जाना था, जहां उन्हें एक बस्ती के लिए जगह साफ करनी थी। दिन भर अपने मेचा के अंदर भारी सामान उठाना और इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत भारी सामान उठाने और सैन्य बुनियादी ढांचे के लिए डिजाइन किए गए संशोधित क्रूसेडर क्लास चेसिस के अंदर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को ले जाने का मौका। उनमें ठोस हथियारों के बजाय 2 हाथ लगे थे, जो उन्हें भारी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए एकदम सही बनाते थे। हालांकि कैडेट्स को अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वह योजना रद्द कर दी गई थी। जनरल टेनेंट की तख्तापलट की चिंता ने उन्हें अपनी विदाई की तारीख आगे बढ़ाने पर मजबूर कर दिया, ताकि अगर हालात अचानक हिंसक हो जाएं, जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, तो वे सब दुनिया से दूर हो जाएं। सूर्यास्त से ठीक पहले जनरल टेनेंट को वह खबर मिली जिसका उन्हें इंतजार था। 42वीं बख्तरबंद मेचा बटालियन उनके तारामंडल से गुजर रही है और आज रात एक आपातकालीन तैनाती पर रवाना होगी, ताकि सीमा पर हुई झड़प में क्षतिग्रस्त हुए एक गश्ती जहाज की जगह ले सके, ताकि दूसरे जहाज को ड्राई डॉक में रखा जा सके। विशाल लैंडिंग क्राफ्ट की आवाज अकादमी के हर छात्र को जगा देती है। सभी उत्सुक हैं कि यह क्या लेकर आ रहा है। क्या वे सेवानिवृत्त दिग्गजों के एक समूह को घर ला रहे हैं? क्या अकादमी को जनरल टेनेंट जैसा एक और गणमान्य व्यक्ति मिल रहा है जिसके पास अपना मेचा है? निको और मैक्स लैंडर के सबसे नजदीक वाली खिड़की तक पहुंचे ही थे कि बाहर से प्रशिक्षण क्षेत्र का दरवाजा खुल गया। आपके पास सामान पैक करने और लैंडर पर मिलने के लिए 5 मिनट हैं। हमारा गश्ती दल आगे बढ़ गया है, जनरल ने उन्हें सूचित किया। सौभाग्य से कैडेट होने के नाते उनके पास जो कुछ भी है वह अभी भी दिए गए रुकसाक में समा जाता है। वे अपने लॉकरों की सामग्री को बैगों में भर लेते हैं और दरवाजे से बाहर निकलकर अकादमी के लॉन से होते हुए लैंडिंग क्राफ्ट की ओर भागते हैं, जहां शाइनिंग डार्कनेस अब लोडिंग क्रेन का इंतजार कर रहा है और स्पेशल फोर्स कैडेट अपने बैरकों से भाग रहे हैं। लोडिंग प्रक्रिया किसी भी कैडेट की अपेक्षा से कहीं ज्यादा आसान है। विशाल फैलेंक्स क्लास मेचा इतना बड़ा है कि उसे लोडिंग रैंप से सीधे लैंडर तक नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए इसके बजाय उड़ते हुए ड्रोनों के जरिए केबल को उसके कंधों पर लगे माउंट से जोड़ा जाता है। जनरल ने मेचा को ऐसे झुकाकर खड़ा कर दिया जैसे घास पर बैठने वाला हो, और लैंडर पर लगी क्रेन, जिसका इस्तेमाल अक्सर खराब मेचा को वापस लाने के लिए किया जाता है, ने शाइनिंग डार्कनेस को उठाकर अंदर रख दिया। वहां पहुंचते ही केबल अलग हो गए और मेचा लैंडर के केंद्र के पास अपनी बर्थ में ज्यादा स्थिर स्थिति में आ गया। फ्लाइट क्रू ने टेक ऑफ के लिए प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं के बारे में बताया और साथ ही उन्हें यह भी बताया कि मेचा पायलट क्षेत्र में उन्हें अपना सामान कहां रखना है। सर्वोच्च योग्यता भंडारण क्षेत्र में काम कर रहे क्रूमैन ने कैडेट्स के आने पर पूछा। हम दोनों ही कोवेट क्लास मेचा पर योग्य हैं, सार्जेंट, मैक्स जवाब देता है। सार्जेंट मुस्कुराता है और उन्हें पूरी ऊंचाई और दोगुनी चौड़ाई वाले 2 लॉकरों की ओर ले जाता है। सैद्धांतिक रूप से तो हर कैडेट जानता था कि सेना में उन्नत पायलटों को विशेष सुविधा मिलती है, लेकिन जब उन्हें ले जाया जाता है तो उन्हें ज्यादा सामान रखने की जगह भी मिलती है। ये तो सरासर विलासिता है। प्रश्न पूछने की अनुमति है सार्जेंट, कैडेट मैक्स पूछता है। जरूर पायलट मैक्स, पूछो, मैं जो कर सकता हूं जवाब दूंगा। औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि पायलट रेटिंग वाले कैडेटों के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया जाता है तो जनरल के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया जाता होगा। सार्जेंट हंसता है, उसकी आंखों के कोने खुशी से सिकुड़ जाते हैं। उस जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों को अपना बैठक कक्ष मिलता है। उसमें आपके लॉकर से दुगने आकार के संदूक होते हैं, लेकिन अगर वे चाहें तो एक से ज्यादा संदूक इस्तेमाल करने से उन्हें कोई नहीं रोकता। मैक्स और निको दोनों ही उस आदमी के बात करने के उत्साहित तरीके पर हंसते हैं। स्पष्ट रूप से वह कैडेटों के साथ बातचीत करने का आदी नहीं है और उन्हें उनके सैन्य पद के आधार पर या उनके शपथ ग्रहण समारोह तक तकनीकी रूप से अभी भी नागरिक होने की उनकी आधिकारिक स्थिति के आधार पर देखने के बीच उलझा हुआ है। शुक्रिया सार्जेंट, जो आदमी उन्हें यहां लाया था उसने सिर हिलाया। अब अगर आप चाहें तो कैडेट्स, प्रस्थान के लिए सीट बेल्ट बांधने का समय हो गया है। कैडेट निको मौके का फायदा उठाकर क्रूमैन के हाथ में रखे टैबलेट को चुपके से स्कैन करती है। इसमें कुछ भी मजेदार या जरूरी नहीं था, बस मेहमानों की सूची वाला एक प्रोटोकॉल टैबलेट था। उसे पहले से ही पता था कि उनमें से 15 लोग विमान में सवार होने वाले हैं, लेकिन उसे यह जरूर पता चला कि मेचा पायलटों के पास वास्तव में कुछ निर्दिष्ट और विनियमित विशेषाधिकार होते हैं जो सिर्फ नायक पूजा नहीं होते।
कैडेट निको ने अपनी सहज प्रतिभा वापस ले ली जैसे ही वे अपनी सीटों पर पहुंचे और लॉन्च के लिए सीट बेल्ट बांधने लगे। अगर सब कुछ तय समय पर रहा तो उनके वापस आने में 6 महीने लगेंगे। उम्मीद है कि गश्ती जहाज पर संचार की सुविधा होगी ताकि वह अपने माता पिता के लौटने से पहले उनसे बात कर सके। जिस क्षण वह स्वयं को सुरक्षा कवच में बांधता है, मैक्स इतनी खुशी से भर जाता है कि वह उसे समझा नहीं सकता। ग्रह को छोड़ने का साधारण कार्य भी उसे खुशी देता है। विशेष बल के कैडेट भी कम उत्साहित नहीं हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें पूर्ण भ्रमण क्षेत्र यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। जनरल ने तब तक किसी को नहीं बताया जब तक कि आज दोपहर छात्रावास के कमरों और प्रशिक्षण मेचा को सूचनाएं नहीं भेज दी गईं। कैडेट निको और मैक्स लैंडर की कक्षा में प्रवेश करने और कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण के सक्रिय होने के कुछ मिनट बाद ही आराम करना शुरू करते हैं। उच्च गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण में बिताए गए समय ने उनके शरीर के लिए चमत्कारिक परिणाम दिए, लेकिन आपातकालीन कक्षीय प्रक्षेपण की जल्दबाजी के लिए उनके मन को तैयार नहीं किया। अकादमी पहुंचने के बाद से एकत्रित की गई यादों को देखते हुए मैक्स को याद नहीं आता कि उड़ान भरना इतना कठिन था या कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण को सक्रिय होने में इतना समय लगा, बल्कि वह इसे जहाज के डिजाइनों के बीच प्रौद्योगिकी के अंतर के कारण मानता है, या इस संभावना के कारण कि उनका चालक दल भी प्रशिक्षण ले रहा है और यह एक अनुभवी अनुरक्षक के साथ पूर्ण प्रशिक्षण मिशन है। आपातकालीन प्रक्षेपण या अनुमानित यात्रा समय के बारे में कोई भी पारंपरिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन दीवार पर लगे टाइमर में बताया गया है कि राष्ट्रपति श्रेणी के मेचा परिवहन के साथ डॉकिंग तक 26 मिनट का समय है, जिसे उन्हें गश्त के लिए सौंपा जाएगा। लैंडर में मौजूद क्रू थोड़ा घबराया हुआ लग रहा है, इसलिए यह मानते हुए कि कैडेट्स की मौजूदगी की वजह से ऐसा हुआ है, मैक्स ने बर्फ पिघलाने के लिए कुछ सवाल पूछने का फैसला किया। उसे शायद निको से जवाब मिल जाए, जो अब तक किसी के पर्सनल डिवाइस को हैक कर रहा होगा, लेकिन यह तरीका ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। हेलो कॉर्पोरल्स, मैं सोच रहा था कि क्या हम डॉक करने का समय आने तक बात कर सकते हैं? वह पूछता है। कोई बात नहीं कैडेट, तुम्हें क्या जानना है? उसके सबसे नजदीकी आदमी ने जवाब दिया। हमारा प्रस्थान समय बदल गया और हमें यात्रा कार्यक्रम या कोई विवरण नहीं मिला। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम किस जहाज से मिल रहे हैं और उस पर कौन सी यूनिट सेवा दे रही है? हम अब्राहम कैप्लर से मिलेंगे, जो 42वीं आर्मर्ड मेचा बटालियन का एक प्रेसिडेंट क्लास ट्रांसपोर्टर है। वह आदमी गर्व से कहता है। मुझे लगता है कि इसका नाम कैप्लर के तीसरे राजा के नाम पर रखा गया है। मैक्स पूछता है और कॉर्पोरल सिर हिलाता है। आपकी बख्तरबंद बटालियन की ताकत क्या है? जैसा कि मैंने कहा, जाने से पहले हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिली थी। 42वीं रेजिमेंट अभी लगभग पूरी क्षमता पर है। हमारे पास 100 लाइन मेचा वाली 9 विंग हैं, जिनमें से प्रत्येक में पूरी तरह से कर्मचारी हैं। 100 कॉर्वेट श्रेणी के ऑपरेटर अपनी मशीनों में हैं, साथ ही 50 क्रूसेडर श्रेणी के मेचा भी हैं। शाइनिंग डकनेस भी इसमें शामिल है, लेकिन ये 42वीं रेजिमेंट का हिस्सा नहीं है। फालेंक्स श्रेणी के मेचा को शायद ही कभी स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है, और हमारी जैसी यूनिट को तो बिल्कुल भी नहीं, जिसका कोई गौरवशाली इतिहास या कोई महत्वपूर्ण रहग्रह न हो। जाहिर है, जहाज पर मेचा के अलावा और भी लोग हैं, हालांकि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए वे तुरंत चिंता का विषय नहीं है। एक और ने लिखा, कैप्लर 111 की तीसरी आर्मी कोर भी जमीनी मुकाबलों और बोर्डिंग कार्रवाइयों के लिए जहाज पर है। इनकी संख्या 40,000 है। इस समय सभी अनुभवी सैनिक हैं और अपनी 10 साल की सेवा अवधि में से 9 साल गश्त पर रहे हैं, तो वे आजीवन सैनिक नहीं हैं। विशेष बल के एक कैडेट ने पूछा और अधिकांश अन्य कैडेटों ने गंभीरता से हंसते हुए कहा, लगता है आपके दोस्त जानते हैं। तीसरे डिवीजन की शुरुआत 2,50,000 सैनिकों के मानक से हुई थी। अभी 40,000 सैनिक अपनी सेवा पूरी करने के लिए बचे हैं। 10 साल का युद्ध एक पैदल सैनिक के लिए इस जीवन और अगले जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफी है। निको पूछता है, तब तो जहाज काफी खाली लग रहा होगा, क्योंकि उसमें पूरी क्षमता के मुकाबले बहुत कम लोग सवार हैं। मेका विंग्स में हालात बुरे नहीं हैं। 42वीं बटालियन फिर से पूरी ताकत से तैनात है, लेकिन बाकी जहाज काफी साधारण लग सकता है। प्रेसिडेंट क्लास के जहाजों को 2 पूरी फील्ड आर्मीज को रखने के लिए डिजाइन किया गया था, न कि एक कमजोर सेना को। लेकिन हम आपातकालीन गश्त पर थे और हमारे पास और सैनिक बुलाने का समय नहीं था। डॉकिंग के बाद सभी कर्मचारी तेजी से बदलाव के लिए तैयार हो जाएं। सुरक्षा उपकरणों को न छोड़ें। दोहराएं, डॉकिंग के बाद सभी कर्मचारी तेजी से बदलाव के लिए तैयार रहें। सुरक्षा कवच न छोड़ें। उस घोषणा का क्या मतलब था सिवाय इसके कि हम अपनी कुर्सियों से न उठें? निको हंसते हुए कहते हैं, क्योंकि उन्हें तीव्र परिवर्तन शब्द की जानकारी नहीं है।
लैंडर सुरक्षित होते ही वे प्रकाश की गति से भी तेज गति से यात्रा करने लगेंगे। जो कुछ भी हो रहा है उससे अब्राहम केपलर वहां पहुंचने के लिए बेचैन है। निको धन्यवाद में सिर हिलाती है और दीवार पर लगे डिजिटल तारा चार्ट को घूरती है। 200 तारा मंडल मिलकर केपलर साम्राज्य बनाते हैं जो सैकड़ों प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में फैला है। केपलर टर्मिनस एक सीमांत मंडल है जो नियंत्रित अंतरिक्ष के बिल्कुल किनारे पर है, जहां कोई गश्ती जहाज के पहुंचने की उम्मीद कर सकता है, न कि जल्दी से वहां से निकल जाने की। लेकिन वे निश्चित रूप से जल्दी में हैं। जमीन पर 5 मिनट से भी कम समय और प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा की ओर तेजी से बदलाव। या तो ये कम कर्मचारियों वाला जहाज किसी के लिए आखिरी उम्मीद है या फिर उसके अनुमान से कहीं ज्यादा कुछ चल रहा है। एक तीव्र झटके के साथ विशाल युद्धपोत अंतरतार की वेगता गति पकड़ लेता है। वाह, ये तो मजेदार था, मैक्स बेचैनी से कहता है और उसके बगल में खड़ा एक सैनिक उसकी पीठ पर जोर से थपथपाता है। वह कहती है, मुझे इसकी आदत डालने में अपना पूरा पहला टूर लग गया। हर बदलाव के दौरान लगातार 6 महीने तक घबराहट महसूस होती रही। मुझे याद है, एक और हंसता है, पहली बार जब हमने उड़ान भरी थी तो तुमने जलील पर उल्टी कर दी थी। बिना किसी कार्रवाई के तुम्हें लगभग मार ही डाला था। मैक्स अकेला ऐसा नहीं है जिसे बेचैनी हो रही हो। यह उन सभी के लिए प्रकाश से भी तेज पहला बदलाव था और सिर्फ एक कैडेट थोड़ा भी हरा नहीं दिख रहा था। इस बदलाव से कैडेट निको को जरा भी परेशानी नहीं हुई। आप इस परिवर्तन से कैसे प्रभावित नहीं हैं? मैक्स पूछता है। उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि उसकी स्मृति के सभी स्कैन में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सामने नहीं आई। इस पूरी यात्रा में आप लोगों को देखने के बाद मुझे लगता है कि प्रकाश की गति से थोड़ी सी छलांग कोई मायने नहीं रखती। निको ने झटके से एक टुकड़ा चबाते हुए मजाक किया। कुछ लोगों को इसके असर की कोई परवाह ही नहीं होती। आप कितने भी मजबूत या दृढ़ क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस हो जाता है या नहीं। लैंडर क्रू में से एक ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ मैक्स को बताया। अनुभवी सैनिक नए युवा कैडेटों को नई चीजें सीखते देखने का आनंद ले रहा था। सब साफ है, सुरक्षा अवरोध अब हटाए जा सकते हैं। जहाज की गति स्थिर होते ही इंटरकॉम स्पीकरों से यांत्रिक आवाज वाली कंप्यूटर घोषणा जोरदार आवाज में सुनाई देती है। जब घोषणा चल रही होती है तो चालक दल के सभी सदस्य अपने होनेस छोड़ देते हैं और काम पर वापस लौटने के लिए खुद को तैयार करते हैं। यही हमारा संकेत है कैडेट्स। अपना सामान इकट्ठा करो और अपने बंक असाइनमेंट लेने के लिए मेरे पीछे आओ। कैडेट्स को उनके बंक असाइनमेंट के लिए जहाज के 2 अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाता है। मैक्स, निको और स्पेशल फोर्स क्लास के एक जोड़े को अलग रखा जाता है, जबकि बाकी कैडेट्स को 50 सैनिकों के लिए रैक वाले एक बंक रूम में ले जाया जाता है। वे अपनी इच्छानुसार अपनी जगह चुन सकते हैं और अपने बैग अपने चुने हुए बंक से मेल खाते फुटलॉकर में डाल सकते हैं। बाकी 4 लोगों को अगले दालान में ले जाया जाता है, जहां दीवारों पर छोटे छोटे निजी कमरों की एक श्रृंखला बनी हुई है। निको और मैक्स के लिए ये सब बहुत जाना पहचाना है, क्योंकि ग्रेविटी रूम को बिल्कुल इसी तरह डिजाइन किया गया था, यहां तक कि फर्नीचर तक। कैडेट्स, घर में आपका स्वागत है। आराम से बैठिए क्योंकि अगला पड़ाव महीनों बाद है। उन्हें ले जा रहा कॉर्पोरल मुस्कुराते हुए कहता है और जाने के लिए मुड़ जाता है। कॉर्पोरल, जहाज का वर्तमान समय क्या है? निको ने उनके अनुरक्षक के जाने से पहले पूछा। 3 बजे, कैडेट। उद्धरण चिन्ह। कॉर्पोरल चला जाता है और मैक्स मन ही मन कसम खाता है, 3 घंटे का समय काफी नहीं है। मैक्स ने बताया कि 2 अन्य कोविड क्लास क्वालिफाइड कैडेट उलझन में दिख रहे हैं। जनरल टेनेंट हर सुबह ठीक 7 बजे प्रशिक्षण शुरू करते हैं। हर सुबह। इसलिए अगर आप दोपहर के भोजन से पहले खाना चाहते हैं तो आपके पास सोने के लिए 3 घंटे हैं, उसके बाद उठकर खाना खाने का समय हो जाएगा। वे रास्ते में मेस हॉल से गुजरे, ये कुछ ही मिनट की दूरी पर है, और सीधे मुख्य गलियारे में चले गए। 4 कैडेटों का कोविड क्लास मेचा में योग्य होना असामान्य है। अकादमियां आमतौर पर छात्रों को लाइन मेचा के अलावा किसी और चीज में प्रशिक्षण नहीं देती, इसलिए कोविड क्लास मेचा में आधिकारिक अधिकारी प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन केपलर टर्मिनस में एक बहुत अच्छा स्पेशल फोर्स क्लास था और 2 छात्रों, इबानेज और गोमेज, को विशेष ध्यान दिया गया। बाकी आधा दर्जन कंपनियों को भी साल के अंत से पहले आधिकारिक प्रमाणन मिलने की संभावना है, लेकिन वे अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। इसका एक बड़ा कारण सिस्टम कंपैटिबिलिटी है। इबानेज और रूसो दोनों ही अल्फा रैंक पर हैं और जन्म से ही उन्हें बढ़त हासिल है। बाकी कंपनियों को बराबरी बनाए रखने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो क्या आप लंबे समय से जनरल के अधीन अध्ययन कर रहे हैं? इबानेज ने पूछा। उसे केवल अस्पष्ट रूप से याद आया कि उसने इन कैडेटों को पहले देखा था।
इस साल हम स्थानांतरित हो गए और जब वह अकादमी में आए तो हमने उनके अधीन अध्ययन करना शुरू कर दिया। निको उस बड़े कैडेट की ओर देखकर मुस्कुराता है। इबानेस पर यौवन का गहरा असर पड़ा और अपने अंतिम वर्ष में भी उसके चेहरे पर भारी मुहासे दिखाई दे रहे थे। वह पायलट वर्दी के आकार के विकल्पों में लगभग शीर्ष पर पहुंच गया था, जिससे उसे डर था कि उसके आकार के कारण उसे अनुपयुक्त मानकर कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाएगा। सौभाग्य से 194 सेमी की लंबाई के साथ वह कट ऑफ में पहुंच गया, भले ही हल्के और फुर्तीले कोवेट क्लास मेचा के कॉकपिट में फिट होना मुश्किल था। रूसो को आसानी से छूट मिल गई क्योंकि उसकी लंबाई हटे कट्टे और बालों से भरी 170 सेंटीमीटर थी। उसकी कमर अधिकतम आकार के करीब थी, लेकिन वह मोटापा नहीं था, बल्कि उसकी मांसपेशियां मजबूत थीं। ठीक है प्यारे लड़के, हम सोने जा रहे हैं। अगर मुझे नाश्ते के लिए देर हो रही हो तो मुझे जगा देना। खाना छोड़ने से ज्यादा मुझे किसी चीज से नफरत नहीं है। इबानेस हंसते हुए एक कमरे में जाता है। वैसे ही, लेकिन उतना घटिया नहीं। रूसो हंसते हुए अलविदा कहता है और अपनी घड़ी पर अलार्म सेट करता है। मैक्स तय करता है कि उसे जल्द ही इनमें से एक की मांग करनी होगी, क्योंकि वह फिलहाल अकादमी के सिस्टम पर निर्भर नहीं रह सकता। निको अपनी खाली कलाई थपथपाती है और मैक्स सिर हिलाता है, फिर डेटा स्क्रीन की ओर जाता है ये देखने के लिए कि क्या वह ऑर्डर दे सकता है। हो गया। अगर आप अलार्म से थोड़ा आगे निकल गए तो ये सुबह 6:15 बजे यहाँ पहुँच जाएगा। रात को सोने से पहले दुबली पतली पायलट हंसती है। मैक्स उन लोगों को जो अभी भी बगल में हंस रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, ये बताने के बारे में सोचता है कि कल उनका दिन बहुत लंबा है, लेकिन वह तय करता है कि वे कठिन रास्ते से ही बेहतर सीखेंगे। इसके अलावा एक अच्छा, मजबूत कैप्लन नेवी गद्दा उसका इंतजार कर रहा है। झपकी भले ही छोटी और असंतोषजनक रही हो, लेकिन कम से कम कुछ तो था, और मैक्स दीवार पर लगे अलार्म पर स्नूज बटन को फिर से दबाने ही वाला था कि तभी लॉजिस्टिक्स विभाग से एक प्राइवेट सिपाही अपनी घड़ी, एक अतिरिक्त तकिया और एक नए बूट रखरखाव किट के साथ वहां पहुंचा। मैक्स बस यही सोच पा रही है कि जनरल सही थे, निको एक बेहतरीन कमिश्नर होगा। वह मन पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी किसी तरह वह उसे जरूरत पड़ने से पहले ही ठीक ठीक जान लेती है कि उसे क्या चाहिए। वह ये भी जानती थी कि आम तकिया उसके लिए बहुत सपाट है, इसलिए उसने एक अतिरिक्त तकिया मंगवाया। इबानेज और रूसो दोनों सुबह 6:30 बजे तक जाग जाते हैं और चारों छात्रावास में जाकर सबको बताते हैं कि नाश्ता परोसा जा रहा है। दरअसल नाश्ता 1.5 घंटे पहले शुरू हुआ था, लेकिन वे सब अभी भी जाग रहे हैं, गपशप और मजाक कर रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि जनरल के काम पर लगने से पहले ही वे कुछ खा लें। लगता है तुम सही थे। मुझे अफसरों के जूतों की आवाज सुनाई दे रही है। रूसो सुबह ठीक 6:49 पर मैक्स से फुसफुसाता है जब वे कॉफी की चुस्कियां ले रहे होते हैं। वह ये कैसे सुन सकता है, यह मैक्स की समझ से परे है, शायद यह उसकी सिस्टम क्षमताओं में से एक है। ऑफिसर ऑन डेक। निको दरवाजे के सबसे नजदीक से आवाज लगाती है, तभी जनरल टेनेंट अंदर आता है, जिससे सभी लोग अचानक ध्यान देने पर मजबूर हो जाते हैं। आराम से। आप सभी को इतना जीवंत और तृप्त देखकर अच्छा लगा। मैंने सोचा था कि समय परिवर्तन आप सभी के लिए कठिन हो सकता है। अब 42वीं रेजिमेंट के पास युद्ध के लिए अनुभवी सार्जेंटों का एक अच्छा समूह है जो आप जैसे युवा सज्जनों को मेचा पायलटिंग की कला में खुशी खुशी प्रशिक्षित करेंगे। इबानेज, रूसो, मैक्स और निको, आप सभी मेरे और 42वीं आर्मर्ड रेजिमेंट के कर्नल मेरिनो के साथ हैं। हवा में कराहें भर जाती हैं जब कैडेट्स को एहसास होता है कि उन्हें पूरे दिन के प्रशिक्षण का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत उत्साहित थे और सो नहीं पाए थे, लेकिन चारों वरिष्ठ कैडेट्स एक दूसरे को देखकर केवल मुस्कुराते हैं। हालांकि दोनों अधिकारी उन्हें अन्य कैडेटों के समान प्रशिक्षण क्षेत्र में नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि वे 4 कैडेटों को 42वें बख्तरबंद के लिए आरक्षित प्रशिक्षण क्षेत्र में ले जा रहे हैं। क्रूसेडर क्लास मेचा प्रशिक्षण के पहले दिन में आपका स्वागत है। आपको सक्षम और प्रमाणित बनाने के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आप सभी अल्फा रैंक के प्रतिभाशाली हैं और हम आपसे सिर्फ सफलता की ही उम्मीद करते हैं। जनरल टेनेंट ने अपरिचित प्रशिक्षण सिमुलेटरों की कतार के पास पहुंचकर घोषणा की। मेरी अपनी समझदारी की पुष्टि करने के लिए क्या आप हमें बता रहे हैं कि हम जल्दी ही स्नातक हो जाएंगे और क्रूसेडर्स उड़ाना सीखेंगे? इबानेस पूछता है और कर्नल मेरिनो हंसने लगते हैं। हाँ कैडेट, जैसे ही हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे आपको आपके कौशल के अनुरूप अधिकारी पद पर पदोन्नत किया जाएगा। अगर आप क्रूसेडर्स में योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने करियर की शुरुआत से ही कैप्टन बन जाएंगे, लेकिन पहले आपको योग्यता प्राप्त करनी होगी। ये चारों कैडेट्स के लिए अपने सिमुलेटर पर जाकर कॉकपिट लेआउट से परिचित होने के लिए काफी प्रेरणा है।
ये सभी मानक डिजाइन हैं केपलर मिलिट्री डिफॉल्ट, हालांकि क्रूसेडर क्लास के नियंत्रण पायलटों के अनुसार अनुकूलित किए जा सकते हैं, जो आमतौर पर अपना बाकी करियर उसी मेचा में बिताएंगे। मैक्स इस सेटअप से पहले से ही अच्छी तरह वाकिफ है और बड़े प्यार से अपनी उंगलियां कंट्रोल्स पर फिराता है और पहली बार उन्हें महसूस करता है। हाँ, यह कोई असली मेचा नहीं है, लेकिन सिम्युलेटर का कंट्रोल पैनल असली मेचा के कॉकपिट के पुर्जों से बना है। लाइन और कॉर्वेट क्लास सिमुलेटर के विपरीत, क्रूसेडर्स और उनके सिमुलेटर में एक न्यूरल लिंक होता है, जो पायलटों को अपने विचारों से आंशिक रूप से नियंत्रण करने की अनुमति देता है और उनकी समग्र क्षमताओं को बढ़ाता है। मैक्स हेलमेट पहनता है और उसे अपने सिस्टम से एक संदेश मिलता है। यूनिट अनुकूलित, इष्टतम पैटर्न का चयन, नई सिस्टम क्षमता अनलॉक, मल्टी पॉइंट टारगेटिंग। मैक्स को पूरी तरह से यकीन नहीं है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जैसे ही वर्चुअल रियलिटी सिम्युलेटर ऑनलाइन होता है, वह अपनी आंखों के सामने बदलाव देख सकता है। सिम्युलेटेड रास्ते में उसके सामने गतिशील मेचा की कतारें हैं, जो उसके दौड़ने का इंतजार कर रही हैं। उसका हेड्स अप डिस्प्ले चालू नहीं है, लेकिन उनमें से किसी एक पर ध्यान केंद्रित करने पर उसे 2 रंगों में एक टारगेटिंग बॉक्स दिखाई देता है। मैक्स एक समय में एक से अधिक पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है और पाता है कि रंगीन बक्से दिखाई देना बंद होने से पहले वह 4 तक पहुंच सकता है। हथियार प्रणालियों की संख्या पार हो गई, तो फिर हर रंग एक अलग हथियार है। कर्नल ब्लैक के मेचा की तरह मैक्स के पास भी 2 हथियार हैं, एक गेटलिंग बैटरी और दूसरा मुख्य युद्ध तोप। उसके मेचा के गुंबददार ऊपरी खोल के ऊपर एक मिसाइल पॉड है और छाती पर एक हैवी आयन ब्लास्टर है, जो अकेले पैदल सेना के लक्ष्यों के लिए या खुली हैच से निशाना साधने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह लगभग वही हथियार है जो पैदल सेना के सैनिक रखते हैं, बस इसे मजबूती से लगाया गया है। ठीक है कैडेट्स, आपको अपना रास्ता अपने सामने दिखाई देना चाहिए। सभी लक्ष्यों को खत्म करें, कोई नुकसान न उठाएं, 5 मिनट से कम समय में अपनी मंजिल पर पहुंचें और आगे बढ़ें। जनरल टेनेंट ने अपने वर्चुअल मेचा के आंतरिक स्पीकरों से घोषणा की। स्वचालित लक्ष्यीकरण चुनें। लक्ष्य प्राथमिकता के लिए अनुकूलित नहीं किया जा सकता है। मैक्स एक पल के लिए इस बारे में सोचता है और देखता है कि यह कितना अच्छा होगा। आखिरकार वह इस कोर्स को 1 से ज्यादा बार दौड़ने वाला है। मैक्स अपने मेचा को कवर की ओर ले जाता है, एक पल के लिए ये भूल जाता है कि 5 मीटर ऊंचे कॉर्वेट क्लास और 10 मीटर ऊंचे क्रूसेडर्स के बीच कितना बड़ा अंतर है। दीवार उसके निचले धड़ को ढक लेती है, लेकिन दोनों हथियार ऊपर की ओर खुले रहते हैं और उसके सिस्टम द्वारा सक्रिय स्वचालित लक्ष्यीकरण मोड दुश्मन के मेचा पर गोलीबारी शुरू कर देता है, दूरी के हिसाब से सबसे नजदीकी लक्ष्य को पहले चुनता है। हर हथियार एक साथ चल रहा है और मैक्स तेजी से आगे बढ़ता है, आने वाली गोलाबारी से बचता है, जबकि उसका मेचा रेंज में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। इसमें बस कुछ छोटी मोटी खामियां हैं, जैसे कि आयन ब्लास्टर के बाकी यूनिट में व्यस्त रहने के दौरान मेन बैटल कैनन का इस्तेमाल एक पैदल सेना की मोटरसाइकिल पर करना। इसके अलावा सिस्टम फंक्शन ने कमाल का काम किया। मैक्स ने अपने मार्ग की योजना बहुत अच्छी तरह से नहीं बनाई थी, उसे आने वाली गोलीबारी की तीव्रता की आदत नहीं थी और उसे काफी नुकसान हुआ, लेकिन उसने समय रहते अपना काम पूरा कर लिया और अब जो भी हिल रहा था वह नष्ट हो चुका है। कैडेट, बधाई हो प्रशिक्षण परिदृश्य में गोला बारूद की इतनी शानदार बर्बादी के लिए जो मैंने अब तक देखी है। मोटरसाइकिल पर तोप का इस्तेमाल एक अद्भुत अनुभव था और मैं आपके निशाने की सराहना करता हूं। चलती मोटरसाइकिल पर तोप के गोले से वार करना कोई आसान काम नहीं है। 30% पतवार क्षतिग्रस्त हो गई, 45% गोला बारूद खर्च हो गया। फिर से दौड़ो। कर्नल मैरिनो इंटरकॉम पर हंसते हैं। उस सुबह वे बार बार दौड़ते हैं और मैक्स अपने सिस्टम के मल्टी टारगेटिंग कौशल को बेहतर बनाना सीखता है। वह विभिन्न प्रकार की इकाइयों को अलग कर सकता है, इसलिए उसका हल्का हथियार केवल पैदल सेना को निशाना बनाता है, जबकि उच्च विस्फोटक मिसाइलें तब तक इंतजार करती हैं जब तक कोई समूह मौजूद न हो जाए। सेंसर से सिस्टम टारगेटिंग और हेड्स अप डिस्प्ले के संयोजन का उपयोग करके मुख्य बंदूकों को स्वयं नियंत्रित करना उन्हें स्वचालित रूप से चालू रखने की तुलना में अधिक कुशल है। वह अभी अभी अपने मेचा को इस तरह से रखना सीख रहा है कि दिन के अंत में जब वे टूट जाए तो गोली लगने से बच सके। आज अच्छा काम किया कैडेट्स। कल सुबह 6:30 बजे हम यहीं मिलेंगे। देर मत करना। जनरल टेनेंट ने उन्हें विदा किया और भूखे कैडेट्स को मेस हॉल की ओर दौड़ते हुए भेज दिया ताकि देख सके कि डिनर बुफे में क्या है। ये बहुत जोरदार था। मुझे खुशी है कि मैंने अपने एक फंक्शन के लिए ज्यादा सहनशक्ति का इस्तेमाल किया। रूसो ने आह भरी और आधे होश में इबानेज के बगल में बैठ गया। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। मेरा हर अंग दर्द कर रहा है।
आज मैं इतनी बार उड़ा हूं कि कसम से मैंने एआई को मुझ पर हंसते सुना। बड़ा कैडेट कराहता है, रूसो से सहानुभूति की उम्मीद करता है, लेकिन उसे कोई सहानुभूति नहीं मिलती। निको चुप और विचारमग्न है और मैक्स सोच रहा है कि क्या वह बस थक गई है या उसने आज कुछ नया सीखा है जो दिलचस्प हो सकता है। मैक्स उसकी यादों को स्कैन करता है कि उसके सिस्टम फंक्शन क्या हो सकते हैं और पाता है कि उसने भी 2 फंक्शन एक्टिवेट कर रखे हैं जो उसके जैसे ही हैं। बस वे थोड़े अजीब हैं और पूरी तरह से मेचा से संबंधित नहीं हैं। पहला रैपिड रिकवरी है जो उसे दूसरों की तुलना में ज्यादा तेजी से और आसानी से ठीक होने और ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। कार्य के अनुसार वह प्रतिदिन मात्र 200 कैलोरी पर जीवित रह सकती है और यदि आवश्यक हो तो उसका शरीर अपने आसपास से शेष कैलोरी को इस प्रकार संसाधित कर लेगा जो मैक्स को प्रकाश संश्लेषण जैसा प्रतीत होगा। दूसरा फंक्शन मेचा मॉडिफिकेशन है जो मेचा की मरम्मत करने वाले तकनीशियनों के लिए एक उपयोगिता की तरह लगता है, न कि किसी पायलट की तरह। मैक्स कल्पना कर सकती है कि यह फंक्शन युद्ध में सचमुच घातक हो सकता है, क्योंकि उसके सभी हथियारों में क्षति और फायरिंग दर बढ़ाने के लिए बदलाव किए गए हैं। उसका अनुकूलन कार्य केवल उपलब्ध चीजों को ही सर्वोत्तम बनाता है, उसका संशोधन कार्य उसे यह अंतर्दृष्टि देता है कि मेचा को यांत्रिक रूप से बेहतर बनाने के लिए उसे कैसे बदला जाए, या यदि कोई भौतिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है तो ये स्वचालित रूप से करता है। हालांकि सबसे दिलचस्प बात उसकी प्रणाली नहीं है, बल्कि एक याद है जिसके बारे में वह सोच रही थी, एक संशोधित आयन विध्वंसक की, जो उसके चुने हुए मेचा पर लगे आयन विध्वंसक जैसा ही है। ये याद मैक्स के मन में कुछ हलचल पैदा करती है और ग्लोरियाना नामक एक अपरिचित मेचा के अंदर युद्ध की यादों की एक पूरी श्रृंखला उसके दिमाग में उमड़ पड़ती है। मैक्स को तुरंत समझ आ जाता है कि ये उसकी पिछली जिंदगी की यादें हैं, जो अब बंद नहीं हैं लेकिन फिर भी अधूरी हैं। उसे जो याद आता है वो कुछ और नहीं बल्कि युद्ध के दृश्यों और उनमें इस्तेमाल की गई युद्ध तकनीकों के अंश हैं। फिर भी ये कुछ न होने से तो बेहतर है और मैक्स को पहले से ही ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वे उसका हिस्सा हैं, जो जीवन भर दोहराए जाने के कारण उसके अवचेतन में समा गए हैं। दोपहर को प्रशिक्षण क्षेत्र में वापस आते हैं तो जनरल उन्हें सिमुलेटर के बजाय उस स्थान पर ले जाते हैं जहां पैदल सेना हाथ से हाथ की लड़ाई का अभ्यास कर रही होती है। क्रूसेडर क्लास मेचा में काफी नजदीकी मुकाबले देखने को मिलते हैं, इसलिए आप निहत्थे जितना बेहतर लड़ेंगे, आपके मेचा पर हमला होने पर आप उतने ही बेहतर तरीके से बच पाएंगे। आज आप इन अनुभवी सैनिकों को दिखाएंगे कि आपको युद्ध की कितनी जानकारी है। आप में से हर एक संख्या चुने। जनरल टेनेंट 4 छड़ियों वाला एक हाथ आगे बढ़ाते हुए समझाते हैं। मैक्स एक छड़ी पकड़ता है और पाता है कि वह चौथे नंबर की है, इसलिए वह सबसे आखिर में लड़ेगा। तुम में से हर एक तब तक खेलेगा जब तक तुम 5 मैच जीत नहीं जाते या हार नहीं जाते। सैनिकों, मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दूं, ये अल्फा कंपैटिबिलिटी कैडेट है, इन पर आसानी से जाने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 1, तुम तैयार हो? निको अंगूठी ले लेती है और सैनिक हंसते हैं, एक दुबले पतले दिखने वाले प्राइवेट को उससे मिलने के लिए भेजते हैं। वह आदमी आत्मविश्वास से उसके सामने लड़ता हुआ खड़ा होता है, ये जानते हुए कि उसके साथी उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बस लड़ाई खत्म करना चाहता है ताकि वे असली लड़ाकों को कार्रवाई करते हुए देख सकें। तैयार हो, जाओ, जनरल टेनेंट ने आवाज दी और इससे पहले कि सैनिक कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, एक छोटा सा बूट वाला पैर उसके सिर पर लगा, जिससे वह बेहोश हो गया। यह मेरे लिए है, सज्जनों, विकलांगों के लिए धन्यवाद, निको ने मधुर स्वर में कहा, जबकि सैनिक ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी क्या हुआ। इसके बाद वे उसका सामना करने के लिए एक हृष्ट-पुष्ट सार्जेंट को भेजते हैं। मैक्स के अनुमान के अनुसार उसकी गामा या संभवतः बीटा स्तर की अनुकूलता उच्च है। उसके पास निश्चित रूप से निको की तुलना में अधिक संशोधक है और युद्ध का भरपूर अनुभव है जो उसकी हर गतिविधि में दिखाई देता है। रेडी चलो। सार्जेंट के पहले मौके को निको ने नाकाम कर दिया और उसे पीठ पर लात मारने की कोशिश में उसे सहारा दिया। वह हमले से बचता है और उसका पैर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन निको उसे उसकी पहुंच से दूर कर देता है। दोनों ने एक दूसरे पर मुके बरसाए, निको का पेट पर और निको का कंधे पर, दोनों ही मुके बेसर रहे। सैनिकों की भीड़ इस लड़ाई का उत्साहवर्धन कर रही है और इसे देखने के लिए और भी ज्यादा लोग उमड़ रहे हैं। दोनों ही लड़ाके बेहद तेज हैं और अपने प्रतिद्वंदियों के हमलों को रोक और विफल कर रहे हैं। हमें इसका पालन करना चाहिए। उस सार्जेंट को हराने की बात तो छोड़ ही दीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि मैं निको को नहीं हरा सकता। कैडेट रूसो बुदबुदाता है, जिससे मैक्स हंस पड़ता है। वह दिखने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बस देखो, मैक्स अपने साथी कैडेट से कहता है।
दोनों लड़ाके फिर से मुक्का मार रहे हैं कि तभी सार्जेंट उसकी कलाई पकड़ लेता है और आर्म लॉक लगाने की कोशिश करता है, एक ऐसा हथकंडा जिसमें मैक्स कई बार नाकाम रहा था। एक घरेलू बिल्ली की तरह बेजान अंदाज में निको अपनी पूरी देह को उसकी बाह के चारों ओर घुमाती है, हवा में तैरती है और लेग लॉक के लिए सार्जेंट की गर्दन की ओर अपने पैर ऊपर उठाती है। उसे अपनी गलती का एहसास एक पल देर से होता है, वह उसका हाथ छोड़ देता है और उसे गला घोंटने से रोकने के लिए अपनी मुट्ठी कस लेता है। वह सफलतापूर्वक उसका पैर अपनी बाह से बाहर निकालता है और उसे पीठ के बल जमीन पर पटक देता है, लेकिन जिद्दी कैडेट उसके चेहरे पर तब तक घूंसे बरसाती रहती है जब तक वह उसे नीचे नहीं गिरा देता। वह पुनः मैट पर गिरने से संतुलन खो देती है, इसलिए वह भाला मारने की कोशिश करता है तथा उससे भी छोटी कैडेट की सांस रोक देता है तथा उसके पैरों को अपने भाले से लपेट लेता है ताकि वह चोकआउट करने से पहले बच न सके। वह अपनी कोहनी के प्रहारों से उसकी पकड़ तोड़ने में असमर्थ रहती है और जल्द ही हार मानकर हार मान लेती है। ये कैडेट निको के लिए क्षति है। जनरल टैनेंट कहते हैं, जैसे ही दोनों अपने पैरों पर खड़े होते हैं, सार्जेंट का चेहरा खून से लथपथ है और वह अपनी पसलियों को सहारा दे रहा है, जबकि निको अपनी सुस्ती दूर करने की कोशिश कर रहा है। सार्जेंट जॉनसन का शुक्रिया, उनके बिना हम 40 किलो के कैडेट के सामने शर्मिंदा हो जाते। एक सैनिक चिल्लाता है और एक बड़ा समूह हंसने लगता है। जॉन्स ने एक बार लड़ाकू चाकू से मूर भालू को मार डाला था, अगर वह उससे हार जाता तो हम बर्बाद हो जाते। कोई और मजाक करता और सार्जेंट हंसता। शानदार लड़ाई कैडेट, अगर बाकी तीनों भी ऐसे ही लड़े तो मेरे लड़के मुश्किल में पड़ सकते हैं। जॉन्स निको की तारीफ करता है जो उससे हाथ मिलाता है। मुझे उस आखिरी पिन की रिकॉर्डिंग देखनी है, काफी समय हो गया है जब से कोई मुझे स्थिर कर पाया है। माचिस की तीलियों से थकने के बाद वह मुस्कुराती है और अपने शरीर को सुखाने के लिए तौलिया पकड़ लेती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम गुप्त रूप से तरल पदार्थ से बने हो। मैक्स शिकायत करता है और थका हुआ जोड़ा हंसता है। वह इतनी हल्की है कि वह अपने पूरे शरीर का भार 2 अंगुलियों पर उठा सकती है। यदि आप तैयार नहीं हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे वह गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन कर रही है। एक अन्य सार्जेंट सहमत है। इबानेज का अगला मुकाबला एक ऐसे ही विशालकाय कॉर्पोरल से है जो ऐसी लड़ाई शैली अपना रहा है जो बिल्कुल नंगे हाथों की मुक्केबाजी जैसी लगती है। दोनों कैप्लर की मानक लड़ाई शैली अपना रहे हैं और दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है, लेकिन पिछली लड़ाई जितनी मनोरंजक नहीं है। इबानेज अभी अपने प्रतिद्वंद्वी को नॉकआउट करने में कामयाब ही हुआ था कि तभी अलार्म बजने लगा और सारी बत्तियां लाल हो गईं। जनरल टैनेंट हैंगर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन कैडेट्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यह एक स्कवेंजर झुंड है। चूंकि आपने अभी तक मेचा को नियुक्त नहीं किया है, इसलिए आप हमारे साथ हैं। शस्त्रागार इस तरफ है, चलो चलें। सार्जेंट जेड जॉनसन, जिसने निको को हराया था, दौड़ते हुए पुकारता है। शस्त्रागार में रैक पर लटके हुए कई तरह के प्रेशर सूट हैं जो बुनियादी पावर एक्सोस्केलेटन कवच का एक सीलबंद रूप है। ये ज्यादा नुकसान नहीं झेल सकते, लेकिन अगर स्कवेंजर्स कोई सेंध लगाते हैं तो ये सीलबंद कमरे में न रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं। अंदरूनी हिस्से तो पहले से ही बंद हैं, लेकिन प्रशिक्षण क्षेत्र अब बाहरी पतवार के पास है। मैक्स अपरिचित उपकरणों में संघर्ष करता है और निको पर हंसता है कि उसे उनके सबसे छोटे आकार के हेलमेट से धूल साफ करनी पड़ रही है। वह सूट पहनने में सबसे तेज है। छाती पर लगी लाइटें हरी हो जाती हैं जो ये संकेत देती हैं कि पावर फंक्शन चालू हो गए हैं और सूट में दबाव आ गया है। वह रैक की ओर जाती है और एक छोटी बैरल वाली पल्स राइफल और बुलपप स्टॉक उठाती है, फिर एक तरफ हट जाती है ताकि बाकी लोग हथियार उठा सकें। मैक्स लगभग उसी समय समाप्त होने वाले सैनिकों की भीड़ में फंस जाता है, लेकिन बिना ज्यादा देर किए पल्स पिस्तौल की एक जोड़ी हथियाने में कामयाब हो जाता है। पल्स हथियार जहाज पर चलने वाले पसंदीदा हथियार हैं, क्योंकि ये प्रक्षेप्य की तरह उछलते नहीं हैं और आयनीकृत प्लाज्मा हथियारों की तरह पिघले हुए गड्ढे नहीं छोड़ते। सभी हाथ प्रभाव के लिए तैयार। जहाज की घोषणा से पहले एक धातु की चीख हवा में भर जाती है। स्कवेंजर्स एक बायोमैकेनिकल प्रजाति थी जिसके बारे में कई लोगों का अनुमान था कि यह किसी अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धि आय का परिणाम थी। ये लगभग किसी भी रूप में पाए जा सकते थे, लेकिन आमतौर पर इनका आकार एक मध्यम आकार के कुत्ते जितना होता था और सामग्री निकालने में कुशल होने के लिए इनके कई अंग होते थे। बड़े आकार के कारण गति में बाधा आती है और छोटे आकार के जीवों को पहले सामग्री को अलग किए बिना उसे संभालने में परेशानी होती है। गोलीबारी की आवाज शुरू होने से पहले 1 मिनट से ज्यादा समय तक सिहरन और चीख पुकार जारी रहती है। इससे सैनिक तुरंत कार्रवाई में जुट जाते हैं। इंटरकॉम बंद होने चाहिए। कैडेट्स, आप ब्रावो कंपनी 3rd प्लाटून में हैं।
उनके निर्देशों का पालन करें और आप शायद इससे बच जाएंगे। इस पैदल सेना इकाई के नेता कर्नल कॉटेज अपने बाकी सैनिकों को कार्यभार सौंपने से पहले निर्देश देते हैं। बाकी सैनिकों को छोड़कर मैक्स देखता है कि ब्रावो कंपनी में अभी भी कुछ महिलाएं हैं। अपनी मूल संख्या के 5वें हिस्से से भी कम बची होने के कारण यूनिट में अभी भी जीवित पैदल सैनिक या तो बहुत मजबूत हैं या बहुत भाग्यशाली। तुम भाग्यशाली हो। हमारी पोस्ट यही है। शस्त्रागार और प्रशिक्षण मैदान। आप आमतौर पर स्कवेंजर्स को देखने से पहले उनकी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, वे किसी भी दिशा से गोता लगा सकते हैं। उनके पंजे उन्हें दीवारों पर चढ़ने में मदद करते हैं। सार्जेंट एन्स, जो उन्हें सौंपी गई गश्ती दल का नेतृत्व करते हैं, मुस्कुराते हैं। वह एक रेतीले बालों वाला सैनिक है जो वर्षों की सेवा के बावजूद अभी भी काफी युवा दिखता है, लेकिन उसकी टीम एकजुट होकर काम करती है, इसलिए वह एक अच्छा नेता होना चाहिए। मैक्स ने निर्णय लिया। जैसे जैसे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, युद्ध के संकेत दूर होते जा रहे हैं और तीसरी पलटन शस्त्रागार की रखवाली करते हुए इंतजार कर रही है। युद्ध शुरू होने के 10 मिनट बाद पहली टुकड़ी दौड़ती हुई उनकी ओर आती है। गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका है और शस्त्रागार तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जिंदगी से तैयार रहो, काम करने का समय आ गया है। सार्जेंट एन्स ने आवाज दी और मैक्स ने मल्टी पॉइंट टारगेटिंग को सक्रिय किया और पाया कि यह इन बुनियादी पावर्ड सूटों में पिस्तौल के साथ बिल्कुल ठीक काम करता है। यकीनन गश्ती दल का पीछा ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले कई यांत्रिक जीव कर रहे हैं। उनमें से सबसे नजदीकी जीव एक भागते हुए सैनिक पर झपटता है और 3 पल्स धमाकों का सामना करता है, एक निको से और एक मैक्स की पिस्तौल से। जीव काले खून की फुहारों के साथ जमीन पर गिर पड़ता है और आने वाले सैनिक हॉल के बीचों बीच बढ़ते हैं ताकि पहरेदारों को स्कवेंजर्स तक पहुंचने में मदद मिल सके, जो ज्यादातर दीवारों पर ही घूम रहे होते हैं। कुछ सेकंड तक लगातार पल्स ब्लास्ट होते रहते हैं जब तक कि स्कवेंजर्स मर नहीं जाते और हॉलवे स्याह गंध से सराबोर नहीं हो जाता। इसके लिए शुक्रिया, मुझे लगा था कि हम मर जाएंगे। वह सैनिक जो लगभग खा लिया गया था हंसता है और अपनी राइफल के लिए और पावर सेल उठाता है और शस्त्रागार से बाहर निकल जाता है। कोई बात नहीं कॉर्पोरल, लेकिन कैडेट्स ने ही आपकी जान बचाई। पायलटों का निशाना लगाने का हुनर कोई मजाक नहीं है। सार्जेंट एन्स अपनी टीम के सबसे युवा जोड़े की ओर इशारा करते हुए उसे बताते हैं, तुमने कैडेटों को मेरे सिर पर गोली चलाने दी। कॉर्पोरल ने एन्स की ओर मुड़कर शिकायत की। चेहरे पर पल्स राइफल का वार स्कवेंजर्स द्वारा खाए जाने से कम दर्द देता है। अब काम पर वापस लग जाओ। साधारण सा दिखने वाला सार्जेंट हंसता है और टीम के और सदस्यों को सामान भरने के लिए अंदर बुलाता है। जब अगला समूह आता है तो गश्ती दल अभी भी प्रशिक्षण मैदान में ही होता है और उसके साथ और भी स्कवेंजर्स होते हैं। मैक्स को समझ आता है कि कैडेट्स के लिए यही जगह क्यों चुनी गई थी। उनके आसपास हमेशा अतिरिक्त इकाइयां मौजूद रहेंगी क्योंकि उन्हें शस्त्रागार तक पहुंचना होगा, इसलिए यह उस इलाके की सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन फिर भी एक लड़ाकू चौकी है और कहीं छिपी हुई जगह नहीं है। मैक्स अपनी जेबों में पिस्तौल के लिए अतिरिक्त पावर सेल भरता है, जिनमें एक बार चार्ज करने पर सिर्फ 10 गोलियां चलती हैं। वह देखता है कि निको के सूट में एक बैकपैक आ गया है। किसी ने उसके सूट में एक चार्जिंग स्टेशन लगा दिया है जिससे उसकी मैगजीन भरकर उसकी राइफल को पावर मिलती है। वह छोटी कद की होने के बावजूद सैनिकों की फायरिंग लाइन में बाधा डाले बिना उनके बीच जा सकती है, तथा बैकपैक का मतलब है कि उसे कभी भी गोली चलाना बंद नहीं करना पड़ता, जो राइफल चलाने की उसकी प्रतिभा का एक छोटा सा प्रमाण था। मैक्स ने शस्त्रागार के दरवाजे के पास एक स्थान ले लिया है, जबकि निको सामने की ओर घुटनों के बल बैठी है, जहां हर कोई उसकी पीठ पर स्थित अतिरिक्त कक्षों तक पहुंच सकता है और अपने खाली कक्षों को बदल सकता है। वापस लौट रहे गश्ती दल अपने मृत कोशिकाओं को बाद में रिचार्ज करने के लिए बाहर कूड़ेदान में जमा कर रहे हैं और सार्जेंट एन्स एक निजी को आदेश देते हैं कि वह उन्हें शस्त्रागार के अंदर चार्जर में प्लग करना शुरू कर दे। मैक्स को लगता था कि ये लड़ाइयां आमतौर पर छोटी होती हैं, लेकिन 20 मिनट हो गए हैं और कमजोर गश्ती टुकड़ियों का तांता रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादातर समय वे लड़ाई की आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन अब्राहम कैप्लर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लंबी लड़ाई मैक्स को स्कवेंजर्स से लड़ने की भयावहता का एक अनमोल सबक सिखाती है। वापस आने वाली इकाइयों में से एक घुसपैठिए हैं जिन्हें स्कवेंजर्स ने मार डाला है और उनके शवों को हमलावरों के यांत्रिक तंतुओं द्वारा अंदर से नियंत्रित किया जा रहा है। जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं, वे अपने भेष बदलकर हमला कर देते हैं। अग्रिम पंक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के भारी गोलाबारी से उन्हें उड़ा देती है, लेकिन सभी को कुछ न कुछ नुकसान जरूर होता है और एक सैनिक अपने धारदार पंजे से अपना हाथ गंवा देता है।
इसके बाद सभी घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और सबसे गंभीर रूप से घायलों को अगले समूह के साथ मेडिकल विंग की ओर भेज देते हैं। मैक्स घायलों को स्ट्रेचर पर लादने में मदद कर रहा होता है, तभी छिटपुट गोलीबारी पूरी तरह से स्वचालित गोला बारूद के ढेर में बदल जाती है और हवा में आग फेंकने वाले हथियार की तीखी गंध फैल जाती है। मैक्स पीछे मुड़कर देखता है और पाताल लोक के आकार का एक स्कवेंजर फट गया है और सैकड़ों छोटे ऑक्टोपस जीवों को तितर-बितर कर दिया है। वे छोटे हैं लेकिन हानिरहित नहीं हैं। मैक्स देख सकता है कि जहां से वे गुजरे हैं वहां स्टील का फर्श गहराई से उखड़ गया है। आग फेंकने वाले सैनिक इलाके की जांच करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे सभी को पकड़ लें, लेकिन ऐसा लगता है कि यह स्कवेंजर्स के लिए आखिरी जोर था। कुछ मिनट बाद उन्हें अपने क्षेत्र खाली करने और हताहतों की जांच के लिए शस्त्रागार में वापस इकट्ठा होने का आदेश दिया जाता है। स्कवेंजर्स इस सिस्टम की वजह से केपलर यानों की ओर आकर्षित होते हैं। वे इसे भांप लेते हैं और इसे अपने लिए चाहते हैं, लेकिन जहां तक हमें पता है, नैनोबॉट्स सहयोग नहीं करेंगे। सार्जेंट एन सभी के सूट की जांच करते हुए समझाते हैं। उनमें से आधे से भी कम अभी भी सीलबंद हैं और घुसपैठियों के हमले के बाद पूरी अगली पंक्ति के कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। खास तौर पर निको तो ऐसी दिखती है जैसे उसे दोनों प्रजातियों के मिले जुले खून से काला और लाल रंग दिया गया हो। स्कवेंजर्स और वे मृत सैनिक जिन्हें वे भेष में इस्तेमाल कर रहे थे। सेंसर सब साफ पहचानते हैं, घोषणा होती है और एकत्रित सैनिकों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अच्छा काम है, सब लोग बाहर निकलो और स्नान करो। सफाई अभियान के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार स्कवेंजर्स ने जहाज के सामने की ओर बंदरगाह की ओर एक एयरलॉक को तोड़ दिया। यह क्षेत्र जहाज को सौंपी गई दूसरी फील्ड आर्मी का होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में अब्राहम केपलर में कर्मचारियों की बहुत कमी है। इसका मतलब ये था कि उस क्षेत्र में दबाव कम होने से तत्काल कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसका ये भी मतलब था कि टीमों के प्रतिक्रिया देने से पहले ही संक्रमण फैल गया। सेंसर्स का कहना है कि अब कोई खतरा नहीं बचा है, लेकिन जहाज के हर इंच को दृष्टिगत रूप से स्कैन किया जाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी जीवित न बचा हो। कैडेट्स को जहाज के ज्यादातर इलाकों में जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए उन्हें सफाई के काम से बाहर रखा गया है, जिससे उन्हें काफी निराशा हुई है। उन्होंने स्कवेंजर के संक्रमण को खत्म करने में मदद जरूर की, लेकिन सैन्य नियमों के अनुसार उन्हें बाद में मदद करने की इजाजत नहीं है। इबानेज और रूसो के अलावा स्पेशल फोर्स कैडेट्स का समूह इस बात से सबसे ज्यादा उदास है। उन्हें पूरे समय अपने प्रशिक्षण क्षेत्र में बंद रखा गया और उन्हें कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। वैसे आमतौर पर सुरक्षित रहना ही बेहतर होता है, लेकिन उन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा है और उन्हें हर भोजन के समय इबानेज और उसकी अपनी वीरता के बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने वाले दृश्यों को सहना पड़ता है। मैक्स तय करता है कि वह आदमी कभी सैनिक नहीं बनेगा, वह कहानी सुनाने में कहीं बेहतर है और एक बेहतरीन शिक्षक भी बनेगा। लेकिन जब तक वह इस तरह अपंग नहीं हो जाता कि उसे न सिर्फ अल्फा रैंक सिस्टम और न ही केपलर के बेहतरीन उपचार ठीक कर पाए, तब तक कम से कम 30 साल तक यह विकल्प संभव नहीं होगा। वह स्पेशल फोर्सेज मेचा ऑपरेटर बनने की राह पर हैं और उनके लिए सेवानिवृत्ति आसान नहीं है। एक क्षेत्र जो भेदा नहीं गया, वह था मेचा प्रशिक्षण क्षेत्र, इसलिए अगली सुबह 4 सबसे उन्नत कैडेट अपने सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम पर वापस लौट जाते हैं, अपने एक नियमित प्रशिक्षक को छोड़कर। जनरल टेनेंट और शाइनिंग डार्कनेस को स्कवेंजर जहाज के अवशेषों को उड़ाने में मदद करने की जरूरत है, जबकि लाइन मेचा उसे पतवार से हटाते हैं ताकि अब्राहम केपलर की क्षति की जांच की जा सके। कर्नल मैरिनो इससे ढिलाई का बहाना नहीं बनने देंगे। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनरल की अनुपस्थिति में उन्हें कैडेटों से किस स्तर का प्रदर्शन करवाना है। दरअसल टेनेंट ने कैडेट से हमले से एक दिन पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। कर्नल मैरिनो इसे इसलिए नकारते हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादातर कैडेट्स को असली सैनिकों के खिलाफ निहत्थे लड़ते देखा है, लेकिन निको और मैक्स जानते हैं कि जनरल ऐसे ही हैं। हर दिन उम्मीदें बढ़ती जाती हैं और अब यह आप पर निर्भर है कि आप उनके साथ बने रहें या पीछे रह जाने पर डांट खाएं। अगर आप उनके द्वारा निर्धारित किसी कार्य में असफल होते हैं, तो वे चुपचाप अपनी अपेक्षाओं को समायोजित कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा अपराधबोध पैदा कर दिया है जिस पर किसी भी मां को गर्व होगा। निराशा की यह स्पष्ट भावना जनरल टेनेंट के सैन्य सेवाकाल के दौरान दर्जनों कैडेटों को केपलर स्पेशल फोर्सेज के विशिष्ट रैंक तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त रही है। कैडेट्स, आज हम ग्रुप पेट्रोलिंग के लिए प्रशिक्षण लेंगे। छोटा तिनका ही मिशन का नेतृत्व करता है। कर्नल अपने दाहिने हाथ में 4 छड़ियां पकड़े हुए कहते हैं। मैक्स पहले एक छड़ी खींचता है, जिस पर नंबर 1 और युद्ध तोप का रेखाचित्र बना हुआ है।
बाकी सभी अपनी अपनी छड़ियां खींचते हैं, उन्हें गौर से देखते हैं। तभी निको ऐसे मुस्कुराने लगती है जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। आपका नंबर आपकी स्क्वाड पोजीशन है और ड्राइंग आपके द्वारा संचालित मेचा का मुख्य हथियार है। आप केवल एक ही सेटअप के साथ बहुत सहज हो गए हैं और भविष्य में ये हमेशा संभव नहीं होगा। ये सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है कि आपको एक अच्छी शिक्षा मिले। कर्नल मैरिनो सिमुलेटर की ओर इशारा करते हैं और सभी कैडेट सीट बेल्ट बांधने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मैक्स अपना सिम्युलेटेड मेचा बूट करता है और पाता है कि उसे एक युद्ध तोप और क्रूसेडर के शीर्ष कवच के ऊपर ऊर्जा प्रकार के एंटी एयरक्राफ्ट कवच हथियारों के साथ एक मुट्ठी सौंपी गई है। इबानेज और रूसो के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन भी हैं, जिससे मैक्स को लगता है कि आसमान पर नजर रखना जरूरी होगा। इबानेज को मेचा का वही पैटर्न मिला जो मैक्स को मिला था, जबकि रूसो को एक आयन डिस्ट्रॉयर और एक डिमोलिशन क्लॉ मिला। यह अनोखा मेचा निको है, जिसमें 2 विध्वंसक पंजे लगे हैं और थर्मल लांस लगे हैं, लेकिन कोई ऊपरी कवच हथियार नहीं है। इसके बजाय इसमें थर्मल हथियारों के लिए एक बड़ा ईंधन टैंक है। इनका इस्तेमाल अक्सर काटने वाली मशालों के रूप में किया जाता है, लेकिन आपात स्थिति में ये आग फेंकने वाली मशीन के रूप में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये डिजाइन मेचा युद्ध की तुलना में निर्माण दल के लिए ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन उन्हें इसी से काम चलाना है और निको खुशी खुशी अपने पंजे चटका रही है और अंदरूनी दांतों को घुमा रही है, जिससे वे जो कुछ भी पकड़ते हैं उसे चीर फाड़ देते हैं। पंजों के बाहरी हिस्से में धारदार धार है, लेकिन मैक्स को यकीन नहीं है कि वह इस उपकरण का इस्तेमाल करके कैसे लड़ेगी। निको और रूसो, तुम आगे की पंक्ति में हो। रूसो, अगर तुम पंजे से परिचित नहीं हो तो निको के पीछे खड़े रहो जब तक तुम यह न देख लो कि वह उनका इस्तेमाल कैसे करती है। इबानेज, तुम पीछे की पंक्ति में हो। सभी लोग आने वाली हवाई गतिविधियों पर नजर रखें। एक बार जब वे अपनी स्थिति में आ जाते हैं तो मिशन के पैरामीटर सामने आ जाते हैं। अनुपालन मिशन, हाल ही में जोड़ी गई प्रणाली द्वारा प्रतिरोध को समाप्त करें। मेचा की उपस्थिति कम, पारंपरिक सैन्य संपत्तियां अप्रबंधित। इससे ये तो तय नहीं होता कि उन्हें किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह जरूर पता चलता है कि ज्यादातर उनका सामना मेचा से नहीं होगा। इसका मतलब टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, लड़ाकू विमान और भी बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मैक्स को सिमुलेशन में आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। जैसे ही परिदृश्य शुरू होता है, उनके आसपास का दृश्य बदल जाता है और वे खुद को एक जले हुए लैंडर के अंदर पाते हैं। जहां तक मैक्स को पता है, सेंसर एक खंडहर शहर का पता लगाते हैं। पहली बार परिदृश्य मेका के रडार या उनके कथित परिवहन जहाज से आने वाले उपग्रह फीड को जाम नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें लेआउट का अच्छा अंदाजा है। बस दुश्मन की ताकत या उस समय शहर की वास्तविक स्थिति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता।